हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लास। मैं हूं आपका अपना भाई। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आप आज यहां पे हम जानेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो साथियों, मैं इस चैप्टर का आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं आज इसका फुल डिटेल मैं आपको बताऊंगा। पार्ट 1 जो इसका नाम है एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इस जो चैप्टर में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा अच्छी तरह से। इसमें क्या है, सभी जो हेडिंग्स हैं इन सभी के बारे में आपको फुल परिभाषा बताऊंगा। इसमें क्या है, तो सभी के बारे में फुल डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। तो आज सबसे पहले जानेंगे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु। तो परमाणु के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अणु के बारे में। तो चलिए, परमाणु और अणु क्या होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं परमाणु और अणु क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा भी हम लोग जो ध्यान से इसमें लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा आइए देखते हैं क्या है इसकी परिभाषा। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से लिखेंगे, ठीक। तो आइए इसकी परिभाषा को हम लोग ध्यान से जो है लिखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी जो परिभाषा है, वो पहले हम लोग जानेंगे अणु के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? अणु के बारे में जानेंगे साथियों। अणु क्या होता है, ठीक है साथियों। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु के बारे में। अणु इसके बाद हम लोग जानेंगे। तो परमाणु के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, और परमाणु की जो परिभाषा भी उसको भी डिटेल पूर्वक समझेंगे हम लोग। ये परमाणु क्या चीज़ है, ठीक है। जिसको हम एटॉम्स इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉम्स। चलिए आइए करें। एटम जो शब्द है एटम्स, एटम जो एक ग्रीक शब्द है, एटोमॉस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अविभाज्य। जिसका अर्थ क्या होता है एटम्स का? अविभाज्य। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, जो स्वतंत्र रूप से अकेला रह सकता है। कण जो स्वतंत्र रूप से अकेला रह सकता है। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अकेला रह सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों परमाणु या एटॉम्स कहते हैं। उसे परमाणु या एटॉम्स कहते हैं। तो आप इस चीज़ को एक बार आप फिर से ध्यान से जो है पढ़ लीजिए और देख लीजिए, समझने का पूरा प्रयास करिए। तत्व का वे छोटा से छोटा कण भी लिख सकते हैं, चाहे सूक्ष्मतम कण लिख सकते हैं। दोनों आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जो स्वतंत्र पूर्ण अकेला रह सकता है, ठीक है, अकेला रह सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं, एटॉम्स कहते हैं, ठीक। तथा आप एक चीज़ और भी जान सकते, तथा इसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तथा ये क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लिख सकते हैं आप, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक। ये भी आप लिख सकते हैं। तथा विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म में भिन्न भिन्न होते हैं। इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं? भिन्न, यानी कि अलग अलग होते हैं, ठीक। तो ये रहा परमाणु तत्व का वे छोटा से छोटा कण है, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो अकेला रह सकता है, उसे परमाणु कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेता है, तो उस चीज़ को परमाणु। अब हम आगे पढ़ेंगे अणु के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अणु के बारे में। देखिए, अणु क्या होता है। तो चलिए, अणु के बारे में हम लोग अब बात करेंगे कि अणु क्या चीज़ है। तो इसमें लिख सकते हैं हम
की साधारणतया अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। साधारणतया यह भी साधारण अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक लिख सकते अणु ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। परमाणुओं क्या होता है साथियों? समूह होता है जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। आबंध द्वारा जुड़े होते हैं उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि ये अणु है। ठीक है, कह सकते हैं जुड़े होते हैं। अणु किसी तत्व तथा अयौगिक का वह सिस्टम कण जो समान दशाओं में रह सकता है। समान दशाओं में क्या हो सकता है? सामान्य दशाओं में रह सकता है। ये पदार्थ के सभी गुणधर्मों की प्रदर्शित करता है, यद्यपि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह क्या करता है? इसका ठीक है, जो परमाणु है उसका उल्टा होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। लिख सकते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये इसका जो परिभाषा है बहुत ही आसान तरीके से इसको आप लिख सकते हैं। तो अणु 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, सम अणुक अथवा तत्व के अणु, अगला है विषम अणु अथवा यौगिक अणु। तो ये इसके बारे में हम लोग जो ज़्यादा इसमें चैप्टर में नहीं पूछा है, तो आगे हम लोग जब बात करेंगे वो क्या है, तो ये परमाणु और ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आगे जो हम लोग बात करेंगे। और इन्होंने भारतीय जो दार्शनिक महर्षि कणाद है, इन्होंने इसका प्रतिपादित किया है जो पदार्थ की, ठीक है, उसको छोटे छोटे कणों में प्राप्त हो जाएंगे, जिस उन्होंने बताया है इसके बारे में। तो और कई सारी चीज़ें उन्होंने बताया जो परमाणु और अणु के बारे में, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल तरीके से। ठीक है, तो आगे उन्होंने बताया यौगिक के बीच भेद को समझा और स्वाभाविक रूप से यह पता लगाया उन्होंने इच्छुक कि तत्व कैसे तथा संयोग करते हैं। तो जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? तो वैज्ञानिक लेवाइजिए जो एक वैज्ञानिक उन्होंने बताया कि रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों को जो उन्होंने बताया, जो रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार पर बांटा गया है। 2 नियमों को उन्होंने बताया जिसको आगे हम लोग समझेंगे वो 2 नियम कौन कौन से हैं। तो उस नियम को जो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, तो उस नियम के बारे में हम लोग आसान तरीके से समझेंगे। इसके पहले जो हमारा जो इसके पहले वीडियो, उसके वीडियो में हम लोग द्रव्य और पदार्थों के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो उन्होंने आगे बताया, ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इस रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर उन्होंने 2 नियम बताया। ठीक है, योग को बनाना इन नियमों के अंतर्गत होता है, जैसे द्रव्य संरक्षण का नियम और नंबर 3 स्थिर अनुपात का नियम। तो उसके पहले हम लोग भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन पदार्थ में भौतिक गुणों जैसे आकार, माप और साइज, रंग अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसको भौतिक और समांतर उत्क्रमणीय अर्थात अभिक्रिया दिशाओं में बदल कर उन्हें मूल पदार्थ जो क्या हो जाता है प्राप्त किया जा सकता है। तो इस परिवर्तन को नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में आगे चर्चा करेंगे इस बात में। तो आइए जानते हैं रासायनिक संयोजन के नियम क्या हो। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। रासायनिक संयोजन के नियम।
रासायनिक संयोजन के नियम। तो ये हमारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, इसके बारे में हम लोग इसकी परिभाषा सहित समझेंगे अच्छी तरह से। तो आइए देखते हैं। तो इस नियम के लेवाइजियो ने सन, इस नियम लिखेंगे, इस नियम को लेवॉइजिए, जो ये वैज्ञानिक का नाम है, तो इसको चाहे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? लेवॉइजिए, ठीक। तो इसको आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, लेवॉइजिए, ठीक। लेवॉइजिए ये वैज्ञानिक का नाम है, इसको आप हम तो कह रहे हैं इसको अंडरलाइन ही कर सकते हैं आप रेड पेन से या किसी भी पेन से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। उसके बाद लेवॉइजिए, इस नियम को लेवॉइजिए ने सन 1789 में दिया था, सन 1789 में दिया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न किसी रासायनिक अभिक्रिया में बदला जा सकता है। तो इस नियम उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि द्रव्य न तो बनाया जा सकता है और न ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में, और न ही किसी रासायनिक अभिक्रिया में बदला जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग जो रासायनिक संयोजन का नियम है, इस तरह से हम लोग एक जो है इस यहाँ पे एक मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं। अभिक्रियकों का कुल द्रव्यमान बराबर अभिक्रियकों का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान, उत्पादों का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ पे एक ये सूत्र है जो आप बहुत आसान तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ये सूत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक। तो आप इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, अभिक्रियकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों का कुल द्रव्यमान की क्या होता है? बराबर होता है। तो अगला नियम देखिए, स्थिर अनुपात का जो नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सेकंड उनका नियम है। तो उन्होंने यह नियम जो फ्रांसीसी रसायन के जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया था। इनका नाम वैज्ञानिक का जो रसायनज्ञ, महान रसायनज्ञ लिख सकते हैं, महान रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में दिया था,
1799 में दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। सदैव क्या होता है? समान होता है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। महान रसायनज्ञ जोसेफ स्ट्राउस ने 1799 में जो नियम दिया था, ये स्थिर अनुपात का नियम, उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है। ठीक, जैसे उदाहरण में उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों से लिए गए जल के प्रत्येक नमूने में भारानुसार हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:16। इनका अनुपात क्या होता है? 2:16 तथा या फिर उसके अलावा 1:8 हो सकता है। इसको काट देंगे तो 1:8 हो जाए। यही कारण है कि निश्चित संगठन का जो नियम है, इसे निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कह सकते हैं? निश्चित संगठन का नियम। इससे निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। इससे निश्चित संगठन का नियम भी कह सकते हैं। साथियों, इसका अगला जो क्वेश्चन आगे जो टॉपिक है, इसका मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में बिल्कुल आ जाएगा। साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर नए आए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल वाले बेल आइकन को दबाकर एक्टिव कर लीजिएगा, जिससे हमारी जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप अपने नोट्स को फिर से वहाँ से जहाँ से छूटा हुआ है उसको पूर्ण कर सकेंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा हमें वीडियो।